2020 का एक डेटा है, भारत में लगभग 2200 लोग फ्लड और फ्लड लाइक सिचुएशन से मरे। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी को होता है। आज बरसात में प्रॉपर डीवाटरिंग ना होने के कारण वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 4 महीने जो मॉनसून पीरियड रहता है, अगर उनका प्रोग्रेस रेट एक दिन का एक्स वर्क करने का है तो ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन वो x/2 और समटाइम x/3 पर आके रह जाता है। हर साल मॉनसून एक फील गुड फैक्टर के साथ तो आता है, लेकिन साथ साथ कई चैलेंजेस भी लेकर के आता है, जिसमें एक बड़ा चैलेंज है वाटर लॉगिंग, जल भराव का, जिससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर होता है बल्कि लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। पॉटहोल्स, मैनहोल्स, टूटी सड़कें, उसमें तैरती गाड़ियाँ, आपके व्हीकल्स को कैसे निकालें, इलेक्ट्रोक्यूशन का सबसे ज़्यादा डर, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो वाटर लॉगिंग से हर साल लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को झेलना पड़ता है। डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को लेकर कई सारी बातें होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ डिफरेंस आ पाया है इतने सालों में, वो सोचना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते एक ऐसे पर्सन हमारे साथ आज हैं जो हमें इस पर बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करेंगे, और हम पॉसिबल सॉल्यूशंस पर बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये सॉल्यूशंस ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट भी हों। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंकित जैन, जिनको इंडस्ट्री में बहुत फेमसली डी वाटरिंग गुरु के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, खासकर मॉनसून के मौसम में। अंकित जी, इस पर बातें हो रही हैं, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला, पॉसिबल सॉल्यूशंस पता भी हैं लोगों को, लेकिन ऐसा क्या गेम चेंजर हो सकता है जो इस पूरे प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दे। मैं ये नहीं कहती एक रात का ये इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें वक्त लगता है, जितना वक्त ये वाटर लॉगिंग में लगा है, होते होते इस लेवल पे चीज़ें आ गई हैं, आई एम श्योर थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मॉनसून के चलते वाटर लॉगिंग हर साल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर बड़े शहरों में, टियर 1 सिटीज़ में अगर देखा जाए तो स्थिति बद से बदतर है। अभी गुड़गांव की ही बात करूं तो इस साल 2 बड़े इंसिडेंट सामने आए, जिसमें एक 25 साल का लड़का इलेक्ट्रोक्यूशन से, करंट लगने से मर गया। वो वजह वही थी, वाटर लॉगिंग थी। और फिर ऐसे ही घटनाओं में एक ऑटो वाले की डेथ हो जाती है। गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं, अपना जो व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो ऑटो वाले की डेथ हो जाती है, जिनका डायरेक्ट एक्सपोज़र इस पानी से होता है, इस जल भराव से होता है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, इस स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर हो गई है, लेकिन क्या बेसिक रीज़न्स हैं इस वाटर लॉगिंग की समस्या के? हर साल मॉनसून में ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि इससे कैसे जूझा जाए? स्मृति जी, एज राइटली सेड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रीजंस बहुत सारे हैं और आपने कुछ इम्पैक्ट्स की बात करी कि उस वाटर लॉगिंग के कारण हमको क्या क्या समस्याएं आ रही है। बहुत सारी समस्याएं हम रोज़ मीडिया में देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में। एंड मैं इतना बोलूँगा कि जो समस्याएं आज हमको दिख रही है, शायद वो बड़ी आंशिक समस्याएं हैं जो मीडिया के माध्यम से हमको दिख पा रही है। समस्याएं उससे 100 गुना बड़ी है, जो आज आप तक, हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी को होता है। जब आप एक गुड़गांव जैसे शहर को, एक बॉम्बे जैसे शहर को, बैंगलोर जैसे शहर को, दिल्ली जैसे शहर को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं, पूरा शहर स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रेवेन्यू पॉइंट लॉस होता है। नॉट ओनली एट द गवर्नमेंट लेवल, बट इंडिविजुअल बिजनेसमैन, छोटे बड़े दिहाड़ी मजदूर तक
जिनके काम बंद हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी लॉस है पूरे देश को, पूरे शहर को। फेटल एक्सीडेंट्स अनगिनत होते हैं, जिनमें से शायद कुछ 2-4% ही हमारे सामने आ पाते हैं। फेटल एक्सीडेंट्स में हमने देखा बहुत बार, आपने गुड़गांव का ज़िक्र किया, 5-10 साल 2005 में बॉम्बे में फ्लड आए, वहाँ पर कई सौ लोग मरे। बैंगलोर में फ्लड्स आए। पिछले साल फरीदाबाद में अंडरपासेस डूब गए थे, वहाँ पर 2 बैंकर्स थे, उनकी डूबकर मृत्यु हुई। तो फेटल एक्सीडेंट्स लाइक जब हम पढ़ते हैं, और मैं इस विषय को बहुत गहराई से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, 2020 का एक डेटा है, वो कहता है कि भारत में, केवल भारत में लगभग 2200 लोग फ्लड और फ्लड लाइक सिचुएशन से मरे। 2020 का एक डेटा है जो कहता है पूरे साउथ एशिया में लगभग 6500 लोग मरे, जिसमें से केवल 5000 भारत में थे। 2021 का एक डेटा है जो कहता है लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान भारत को रेवेन्यू पॉइंट पे होता है हर साल, केवल फ्लड और फ्लड लाइक सिचुएशंस के कारण। तो समस्याएं बहुत बड़ी है, और क्योंकि भारत एक दिन में तो नहीं बना, एक दिन में आज जो अर्थव्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, वो एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। और इवॉल्विंग इकोनॉमी में, इवॉल्विंग डेवलपिंग इकोनॉमी में, हमारी जैसे देशों में आप बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ज़रूरत के लिए। बहुत सारे शहर, बहुत सारी कॉलोनीज़, बहुत सारी सड़कें इसलिए बन जाती है क्योंकि वहाँ पर आज घर बन चुके हैं, वहाँ बसावट हो चुकी है। तो इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एंड इवन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जो मैंने आपसे बात कही, ये वो इम्पैक्ट है जो आज जन सामान्य को दिखते हैं, बिकॉज आप शहर में रहते हो, मैं शहर में रहता हूँ, हमको रोज़ दिखता है, मीडिया में रोज़ आता है। किसी भी देश को चलाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस देश को प्रगतिशील से प्रगति पथ पर ले जाने के लिए। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 4 महीने जो मॉनसून पीरियड रहता है, अगर उनका प्रोग्रेस रेट एक दिन का एक्स वर्क करने का है, तो ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन वो x/2 और समटाइम्स x/3 पर आगे रह जाता है। क्यों रह जाता है? बिकॉज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से आज डिवॉटरिंग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट्स है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स है, आज शायद वो उस लेवल पर डिवॉटरिंग को समझने लगे हैं। 2012-13 में मुझे याद है, जब हम इस डिवॉटरिंग विषय को लेकर देश में बड़े कॉरपोरेट से मिल रहे थे, बायर्स से मिल रहे थे, म्यूनसिपैलिटीज से मिल रहे थे। 2013-14 में, 2012 में ये डिवॉटरिंग एक विषय भी नहीं था। उनको समझ भी नहीं थी कि हाँ, पानी भरा है तो इस पानी को निकालना है। उनकी समझ इतनी थी कि हाँ, पानी भरा है और 2 दिन में पानी सूख जाएगा और उसके बाद काम चालू हो जाएगा। आज 2025 में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो डिवॉटरिंग एक सब्जेक्ट के रूप में कम से कम समाज के सामने और हमारे बायर्स के सामने है कि हाँ, हमको एक प्लानिंग करके रखनी है, हमको पंपिंग इंस्टॉलेशन करके रखना है, हमको योजनाएं बना के रखनी है कि हाँ, एक दिन बारिश होगी और हमें उसकी आज ही योजना बना के रखनी है। तो हम इम्पैक्ट पे जब बात कर रहे थे, तो इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। डे टू डे के इम्पैक्ट्स हमको रोज़ मीडिया में दिखाई देते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो डिले हो रहे हैं आज बरसात के कारण, बरसात में प्रॉपर डिवॉटरिंग के कारण, डिवॉटरिंग ना होने के कारण, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे एक और इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मैं रोज़मर्रा में हम लोग देखते हैं अपनी इंडस्ट्री में, माइनिंग सेगमेंट। माइनिंग सेगमेंट में डिवॉटरिंग एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब आप छोटे-छोटे माइनिंग ओनर्स के साथ जब आप बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उन्होंने पूरे साल का अगर कुछ 100 टन का प्रोडक्शन एक्सकवेट करना है, तो उन्होंने 100 टन का प्रोडक्शन एक्सकवेशन 8 महीने की प्लानिंग की हुई है कि हमको सितंबर से लेके मई तक एक्सकवेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि 4 महीने मॉनसून आएगा, बारिश होगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक माइनिंग जो एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जिसको आयरन ओर्स, मल्टीपल मिनरल ओर्स एक्सकवेट कर रहे हैं और देश को प्रगति के पथ पर चलाना है, वो इंडस्ट्री, वो एक्सकवेशन 4 महीने बंद हो जाती है, प्रॉपर डिवॉटरिंग ना होने के कारण। तो ऐसा नहीं है कि डिवॉटरिंग के इम्पैक्ट्स या डिवॉटरिंग की समस्या से हम लोग अनभिज्ञ हैं, बट यस, कहीं कुछ गैप्स है, कहीं कुछ परेशानियां हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने
आ नहीं पा रही है या आ भी पा रही है तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसी ज़िम्मेदारी को शायद हम समझते हुए आज इस डिवॉटरिंग के विषय को लेकर आपके साथ बैठे हैं। आपने इनवाइट किया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ताकि आपके माध्यम से, आपकी ऑडियंस के माध्यम से डिवॉटरिंग की गंभीरता और डिवॉटरिंग के विषय को हम पूरे भारत तक लेके जाएँ, अपितु पूरे विश्व तक लेके जाएँ कि हाँ, डिवॉटरिंग कितना गंभीर विषय है और आज हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं। आपने अनप्रेसिडेंटेड अर्बनाइजेशन की बात करी, खासकर बड़े बड़े शहरों में ये तो एक समस्या है, लेकिन छोटे-छोटे शहरों में भी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अर्बनाइजेशन के नाम पे अनप्रेसिडेंटेड बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं। कई बार कुछ महीनों में, कई बार रातों-रात कुछ ना कुछ कंक्रीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, खासकर फ़ोकस करते हुए मॉनसून का। क्योंकि जो वाटर जो सारे इकट्ठा हो जाता है, पानी जल-भराव हो जाता है, इसके निकास की जगह, जिसके लिए आप जैसे जो लोग हैं, जो वी डी-वाटरिंग पे इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड दे हैव गुड सॉल्यूशंस कि डी-वाटरिंग का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि डिस्कस हो रहा है। अभी हाल-फिलहाल कुछ सालों में इस पे बहुत तेज़ी से बात होने लग गई है। लेकिन बात होना काफ़ी नहीं है। जो आप लोग जिस सॉल्यूशंस के साथ आप सामने आते हैं और जो चीज़ों पे काम होना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों पे काम करते-करते मुझे लगता है एक पाथ नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी ऐसे कौन से, जैसे आपने बोला कि अर्बनाइज़ेशन जो कि बस हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर खड़े हो रहे हैं, रिज़ॉर्ट्स बन रहे हैं, रातों-रात एक सड़क बन जाती है। मटीरियल कौन-सा है उसका वो विषय नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग एज़ अ एक्सपर्ट अगर मैं जानना चाहूँ, कौन से ऐसे बड़े रीज़न्स हैं जो कि इस वक़्त ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है कि मॉनसून एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अरे! बारिश आ गई, बारिश एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? स्मृति जी, फैक्टर्स बहुत सारे हैं और अगर मैं मल्टीपल सेगमेंट्स की बात करूं जिसमें प्राइमरीली हमारे फोकस में म्यूनिसिपैलिटी रहती है, बिकॉज म्यूनिसिपैलिटी इज़ इफ़ेक्टिंग एवरी डे इन देयर डे टू डे लाइफ। वो हर रोज़ हमारे काम को, हमारे जीवनचर्या को इफ़ेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बात करी रैपिड अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर बॉडीज़ के ऊपर अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट, विदाउट नेमिंग द सिटी। आज मैं आपके इस प्रोग्राम में क्योंकि हम लोग डिवॉटरिंग के विषय से लगभग 13-14 वर्षों से जुड़े हैं, मैं सन 2022 की बात बताता हूँ। एक बड़ा शहर जो कि ना केवल देश में अपितु दुनिया में अपने बहुत बड़े इकोसिस्टम के लिए जाना चाहता है, उस वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है और बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान जब उसको एक क्रॉसिंग से, उसके नीचे से क्रॉसिंग निकाली जाती है तो एक अंडरपास बनाया जाता है। तो जब वो अंडरपास बन रहा था, उस पूरे शहर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगभग 300 फीट नीचे है। लेकिन जहाँ पर वो अंडरपास बनाना था वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल केवल 2 फीट पे था। 2 फीट पर ग्राउंड वाटर का लेवल मतलब है कि अगर आप 2 फीट का खड्डा खोदते हो तो धरती से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आप समझो जब 2 फीट से गड्ढे से पानी निकलना शुरू हो गया और वहाँ पर हमको 25 फीट, 30 फीट गहरा अंडरपास बनाना है, तो वहाँ कितना बड़ा पानी है, कितना बड़ा पानी का सैलाब है जो धरती में है। क्यों है? क्योंकि वो जगह ट्रेडिशनली एक तालाब होता था। अब ट्रेडिशनली तालाब होता था तो जितने भी आसपास के गांव होते थे, शहरी क्षेत्र होते थे, एक नेचुरल ग्रेविटी के कारण वहां पर पानी इकट्ठा होता था, पानी जल भराव होता था और उस पानी को फिर साल भर उस गांव के क्षेत्र के लोग उस पानी को यूज करते थे। अब आपको और मुझे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े हाईवेज चाहिए, एक्सप्रेसवेज चाहिए, वो आज हमारी ज़रूरत है। हम उस ज़रूरत से मुंह फेर नहीं सकते। लेकिन अब आप समझो जब 2 फीट के ग्राउंड वाटर लेवल पर एक 25 फीट गहरा अंडरपास बनाया जाएगा। आज तो मल्टीपल तरीके हैं जहां से टेम्परेरीली हम वाटर के फ्लो को रोक के कंक्रीटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जब वो टेम्परेरी जो हमने अरेंजमेंट करके वाटर के फ्लो को रोका है, जब वो हटेगा कंक्रीटाइजेशन होने के बाद, क्योंकि वहाँ नेचुरल फ्लो है,
ग्रेविटी है। तो आज जब वो अंडरपास ऑपरेशनल है, वो केवल 10 मिनट की बारिश में लबालब भर जाता है। अब इसमें मैं ना अथॉरिटीज़ की गलती बोलूँगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने वाले की गलती बोलूँगा, क्योंकि सबकी मजबूरी थी कि वहाँ पर अंडरपास बनाना था। अब बन तो गया, अब अंडरपास बन गया तो अंडरपास में 10 मिनट में पानी भर रहा है। अब लेकिन जो गैप है, वो गैप है कि आज हमको पता है कि वहाँ पर नेचुरल फ्लो है पानी का। हमको उसका कैचमेंट एरिया समझ में आता है कि हाँ, इसमें लगभग 500, 600, 700 मीटर दूर से पानी आके इकट्ठा होता है। तो इतने बड़े कैचमेंट एरिया के लिए आप 10 एचपी के 2 पंप लगा दोगे, तो वो काफ़ी है। मुझे समझ में आ रहा है कैचमेंट एरिया 500 मीटर बड़ा है, वहाँ पर 200, 300 एचपी के 4 पंप लगेंगे तब जाके उस पानी को कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन हम वहाँ 10-10 एचपी के, 5-5 एचपी के 2 पंप लगा दिए सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना पूर्ति के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमको कारण तो है, आपने रैपिड अर्बनाइज़ेशन बोला, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बोली, मैंने बोली, तो कारण तो है। देखो, कारण शायद हम बहुत बार एलिमिनेट करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। बस उस डेवलपमेंट के साथ-साथ हमको एक प्लानिंग चाहिए कि हमने ये डेवलपमेंट किया है, पर यहाँ पर कुछ खामियाँ थी। इन परेशानियों से निपटने के लिए हमको अब ये प्लान्ड पंपिंग सॉल्यूशन यहाँ प्लान करने पड़ेंगे। अगर हम वो पंपिंग सॉल्यूशन प्लान नहीं करेंगे, तो आज वो समस्याएँ आपके और मेरे सामने, दोनों के सामने है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण इसी तरह के लो लाइंग एरियाज़ में रैपिड, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, वहाँ पर इतने बड़े स्तर पे रिहायशी भूमाफिया, मतलब आपको, हमको, सबको समझ है, वहाँ पर पूरी अथॉरिटीज़ को समझ है कि अगर आज यहाँ पर हम लोग रेज़िडेंशियल एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं, तो इन रेज़िडेंशियल एरियाज़ में जो कल बिल्डिंग्स बनेगी, एक तो उनकी नींव कमज़ोर होने वाली है क्योंकि पानी का इतना जलभराव है। दूसरा, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रोज़ परेशानियाँ खड़ी होगी, क्योंकि जब पानी का स्लोप वहीं है, तो पानी वहीं आएगा। पानी जाएगा कहाँ? पानी को तो ग्रेविटी से फ्लो करना है। आप पानी को तो ग्रेविटी से फ्लो करने से रोक नहीं पाओगे। लेकिन शायद, मुझे लगता है, इन बहुत सारी समस्याओं के समाधान, अगर हम इतिहास में जाएँ, तो बहुत सारे समाधान हैं, लेकिन आज हमारी अगेन व्यावहारिक मजबूरियाँ हैं कि हम जैसे आज से 100 साल पहले रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में रहते थे, आज वो नहीं रह पाते। पहले ग्रामीण क्षेत्र ऊँचे होते थे, गाँव के बाहर एक लो लाइंग एरिया होता था, जहाँ नेचुरल फ्लो से पानी जाता था, जिसको उत्तर भारत में जोहड़ बोला जाता है, तालाब बोला जाता है। आज उन तालाबों में शहर बन गए, कॉलोनीज़ कट गई। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद जहाँ पर ड्रेनेज से, प्रॉपर ड्रेनेज प्लानिंग से भी हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, आज वो भी एग्जीक्यूशन ज़मीन पर होता हुआ नहीं दिखता, और चारों तरफ त्राहिमाम की सिचुएशन हमको दिखाई देती है। तो कारण तो है और हमको दिखाई देते हैं, लेकिन शायद हम हेल्पलेस हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हेल्पलेस है कि उन कारणों को हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। हमें उन कारणों के साथ जीना पड़ेगा, और उन कारणों के साथ जीते हुए इसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने प्लान सॉल्यूशन पर ज़ोर दिया कि सॉल्यूशन है, उसको वेल इन एडवांस जब आप इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आ रहा है, तो उसमें आपके पास, आपको पता है ये एक चैलेंज, ये एक प्रॉब्लम होने वाली है, इसका सॉल्यूशन भी है। तो उसको क्यों ना उसी वक़्त प्लान कर लिया जाए, ताकि जब उस एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो मुसीबतें थोड़ी कम हो या उनको आसानी से नब किया जा सके। जल भराव की प्रॉब्लम इस वक़्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे देश में। चाहे आप ये बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, मैं साउथ के भी इन स्टेट्स की बात करूँगी, सिटीज़ की बात करूँगी। कहीं पर भी जाएँ, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके परिणाम भी काफ़ी गंभीर होते हैं। जैसा कि हमने बात भी करी कि जान-माल दोनों का खतरा रहता है और कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। हर साल हमें इस गंभीर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या का हम अभी तक क्यों नहीं समाधान निकाल पाए हैं? आपने इस पूरे विषय की दुखती रग को छू दिया। ऐसा है, स्मृति जी, किसी भी समस्या के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं। मैं
मैं कुछ आपके शो में कुछ स्टेप्स का ज़िक्र करता हूँ, कैसे-कैसे हमको बढ़ना चाहिए और कहाँ-कहाँ पर हम बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, हमको कितना पंपिंग रखना। ज़रूरत तो 500 एचपी पंपिंग की थी, रख दिए 10 एचपी के पंप। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरे के पूरे उस एरिया के रेनफॉल को एनालिसिस करना पड़ेगा। पीक रेनफॉल पीरियड को एनालिसिस करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा कि पिछले 25 वर्षों में, 50 वर्षों में पीक रेनफॉल इस क्षेत्र में कितनी हुई। उस पीक रेनफॉल के हिसाब से आपको अपने जिस एरिया की पंपिंग प्लान कर रहे हैं उसका कैचमेंट एरिया देखना पड़ेगा कि हाँ, इतने एरिया की बारिश इस जगह पर इकट्ठी होती है। तो जब आप ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हो बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आप एक पंपिंग नीड कैलकुलेट कर पाते हो कि हाँ, मुझे इतना एचपी का पंप चाहिए, इतने किलोवाट का पंप चाहिए। दिस इज वेरी प्राइमरी। ये आप करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, आपको अपने क्षेत्र का रेनफॉल डेटा चाहिए, आपको अपना कैचमेंट एरिया चाहिए। बेसिस ऑन दीज 3 डेटास आप पंपिंग कैलकुलेशन कर सकते हो और करते भी हो। बहुत सारे लोग करते भी है लेकिन उसमें कंजर्वेटिव हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। बजट्स की प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, बट उसमें वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। जहां पर हमको पीक रेनफॉल पर डिजाइन्स करनी थी चीजें, उन्होंने एवरेज रेनफॉल पे डिजाइन कर ली। पीक रेनफॉल आज गुड़गांव में एक दिन में 80 mm की बारिश होती है और एवरेज रेनफॉल 2 mm की बारिश होती है। तो अगर आप 2 mm पे पंपिंग कैलकुलेशन करोगे तो 80 mm पे फेल करेगी। तो आपको डिजाइन सिस्टम, बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग कहती है कोई भी चीज डिजाइन करोगे तो आप पीक लोड पे डिजाइन करोगे, आप एवरेज लोड पे डिजाइन नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमको पंपिंग का डिजाइनिंग से शुरुआत करते हुए मुझे कितना बड़ा पंप चाहिए वो एक तय करना पड़ेगा। दिस इज ट्रू फॉर म्युनिसिपैलिटी, दिस इज ट्रू फॉर इंफ्रा, दिस इज ट्रू फॉर एनी इंडस्ट्री, दिस इज ट्रू फॉर माइनिंग। सबके लिए यही सत्य है कि मुझे पंप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जुडिशियसली, पीक लोड के हिसाब से। जब मैंने पंप की कैलकुलेशन कर ली, अब मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी एप्लीकेशन में टाइप ऑफ पंप कौन सा लगना चाहिए। मुझे सबमर्सिबल पंप लगाना चाहिए या मुझे एंड सक्शन पंप या ऑटो प्राइम पंप लगाना चाहिए बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरत के हिसाब से। आपको ज़रूरत तो थी सरफेस पंप की, आपने लगा दिया सबमर्सिबल पंप। ज़रूरत तो थी सबमर्सिबल पंप की, आपने लगा दिया सरफेस पंप। आपने एचपी तो सही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी गलत सिलेक्ट कर ली, फिर फंस गए। जब आपने टेक्नोलॉजी सही सिलेक्ट करी, पहले पंपिंग सही सिलेक्ट करी, उसके बाद टेक्नोलॉजी सही सिलेक्ट करी। अब टेक्नोलॉजी में सही सिलेक्ट करने के बाद फिर फर्दर स्टेप आता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। अब जब आपको ये पता लगा कि मुझे सरफेस पंप चाहिए, अब उस सरफेस पंप पर आपके पास दो ऑप्शन है कि या मैं एक जुगाड़ पंप, हम बहुत बड़े-बड़े शहर भारत में हैं, कोई कुछ शहर मिलेनियम सिटी के नाम से, कुछ ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, मतलब शहरों की एनालॉजी इतने बड़े-बड़े नामों से है, लेकिन आप जाकर देखोगे वहाँ पर जुगाड़ ट्रैक्टर वाले एग्रीकल्चर पंप उनकी डिवॉटरिंग कर रहे हैं। मतलब एक भारतीय होने के नाते मेरा मस्तक कई बार शर्म से झुक जाता है। इतनी ऊँची-ऊँची इमारतें जहाँ पर स्क्वायर फीट लैंड लेने के लिए शायद मुझे और 2 जन्म लेने पड़ेंगे। वहाँ पर उस बिल्डिंग के सामने डिवॉटरिंग करने के लिए एक जुगाड़ ट्रैक्टर पंप खड़ा है। जिस बिल्डिंग में एक-एक फ्लैट 100 करोड़ रुपए का है, उस बिल्डिंग के सामने डिवॉटरिंग कर रहा है एक जुगाड़ पंप। तो हमको यहाँ पर हमारे बेंचमार्क्स, हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े क्लियरली स्थापित करने पड़ेंगे कि यस, अगर हम लोगों ने सिलेक्शन सही कर ली, हमने टेक्नोलॉजी ले ली, उस टेक्नोलॉजी में अब हमको जुगाड़ लेना है या दुनिया में वेल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मॉडल्स लेने, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी लेनी है। आप अगर जुगाड़ लोगे तो जनता को दिखेगा कि पंपिंग हो रही है,
लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर सॉल्यूशन लोगे, अब मैं बहुत टेक्निकल जाऊँगा तो शायद ये शो अगले 2 घंटे तक चलता रहेगा। आप जुगाड़ पंप लगाते हो, पंप चल रहा है, पंप फ्यूल फूँक रहा है, लेकिन वो पंप पानी उठा ही नहीं रहा। उसका ऑपरेटर कहीं पर आराम कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा पंप पानी नहीं उठा रहा। क्योंकि उसमें प्राइमिंग ही नहीं हुई, प्राइमिंग होने के कारण उसने पानी नहीं उठाया, पंप में कैविटेशन हो रहा है, पंप का वेयर एंड टेयर हो रहा है, पंप इंजन फ्यूल जल रहा है, लेकिन पानी नहीं उठा रहा। अब दुनिया में एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है ऑटो प्राइमिंग, कि मुझे प्राइमिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, पंप इंजन ऑन करो, पंप ऑटोमेटिक पानी उठा ले और तुरंत 10 से 15 सेकंड में पानी डिस्चार्ज करना शुरू कर दे। अब एक शहर है दुबई, बहुत सारी इंडिया की कंपनीज हैं जिनके पंप्स इंडिया से बाहर भी यूज़ होते हैं। आपको पता है 2024 अप्रैल में दुबई में भी बाढ़ आई, क्योंकि बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ बहुत क्लोज़ली जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। मैंने देखा कि दुबई ने बहुत जल्दी सीखा अपनी गलतियों से। शायद जो हम पिछले 20-25 सालों में सीख नहीं पाए, उसने एक ही बरसात में सीख लिया कि मुझे ये मेरे पीक एरियाज़ है, ये मेरे बॉटलनेक है और ये दुनिया में एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है। मुझे ये चाहिए और हर वहाँ उस पॉइंट पे चाहिए जहाँ पर समस्या हुई थी। उस दिन के बाद स्मृति जी, ऐसा नहीं है कि दुबई में बारिश नहीं हुई, लेकिन उस दिन के बाद आप भी हो, मैं भी हूँ, पूरा गूगल उठा के देख लो, उस दिन के बाद कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने युद्ध स्तर पर उसकी प्लानिंग करी और युद्ध स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन किया। तो जब हम टेक्नोलॉजी चुनने के बाद जुगाड़ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे पीछे की 2 एक्टिविटी फेल हो गई। जब आपने पंपिंग चुन लिया, आपने टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्डाइज़्ड टेक्नोलॉजी चुन ली कि हाँ, मुझे सबमर्सिबल सरफेस चाहिए। अब सरफेस में भी मुझे लाइक जुगाड़ नहीं जाके मुझे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें प्राइमिंग के पेन ना हो, जिसमें वाटर लॉगिंग के पेन ना हो, जिसमें नॉन क्लॉगिंग जिसमें क्लॉगिंग का पेन ना हो, जिसमें नीचे कचरा जाम ना होता हो, मुझे ऐसे पंप्स चाहिए, तो मुझे वो तय करना पड़ेगा। अब आपने 3 स्टेप्स तक पहुँचे। चौथा स्टेप है, समझो मेरा एक गड्ढा है या एक पिट है या एक जन सामान्य को समझ में आए, एक अंडरपास है और वो 20 फुट गहरा है ग्राउंड लेवल से। अब उस अंडरपास में से मुझे पंप नीचे डाल के, आइदर मैंने सरफेस पंप रखा, नीचे से पानी सक किया 20 फुट से और डिलीवर कर दिया, या सबमर्सिबल पंप डाला और मैंने पानी उठाया 20 फुट ऊंचा और फिर हॉरिजॉन्टली जो भी नियरेस्ट ड्रेन था उसमें डाल दिया। इस दोनों प्रोसेस में क्योंकि पानी को वर्टिकल ट्रैवल करना है 20 फीट, जीरो लेवल से ग्राउंड लेवल तक। अब इसमें अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया पाइपिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्मृति जो सिस्टम डिज़ाइन है ना, वो L1 पर डिज़ाइन है। चीज़ें देश में सबसे सस्ती होनी चाहिए, अच्छी हो ना हो। पूरा जो सरकार का टेंडरिंग प्रोसेस है, ठीक है, मैं किसी पर उँगली नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन वो सब कुछ L1 पर डिज़ाइन्ड है कि हाँ, सस्ती होगा तो आपको टेंडर मिल जाएगा, सस्ता होने के बाद आप वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बाद की स्टोरी है। वो समस्याएँ आएगी, कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी से लड़ रहा है, अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर से लड़ रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है और ब्लेम गेम ये रोज़ हो रहे हैं और इसी के कारण जो समस्याएँ आपके और मेरे सामने वो है। अब उसमें जो 20 फीट वाटर को वर्टिकल ट्रैवल करना था, उसके लिए एक हेवी ड्यूटी पाइप की ज़रूरत थी। अब वो हेवी ड्यूटी पाइप अगर है, तो पानी वर्टिकल ट्रैवल कर पाएगा। अगर वो हेवी ड्यूटी पाइप नहीं है, सस्ता पाइप है, तो पानी वर्टिकल ट्रैवल नहीं करेगा, वो बीच में ही पाइप बार-बार फटेगा। पाइप बार-बार फटेगा, जो ऑपरेटर है, 4 घंटे की डिवॉटरिंग है, वो जो पानी 4 घंटे में खाली होना था, वो 40 घंटे में खाली हो रहा है। क्योंकि बार-बार पाइप फट रहा है, बार-बार पाइप जोड़ रहा है, बार-बार पाइप फट रहा है, बार-बार पाइप जोड़ रहा है। अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी को बोल रहा है, दोनों मिलके ऑपरेटर को बोल रहे हैं, समाधान कुछ नहीं हो रहा। जनता त्राहिमाम है। तो हमने अगर पंप सही सिलेक्ट किया, पंप सही सिलेक्ट करने के बाद हमको एक्सेसरीज़ भी सही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपने एक्सेसरीज़ भी ठीक सिलेक्ट कर ली। हम लोग बहुत समझदार है, किसी को बताओ तो वो ठीक काम कर लेता है। पंप सिलेक्ट हो गया सही,
एक्सेसरीज वही सिलेक्ट सही। अब उसका डिस्चार्ज पॉइंट, अब आपको पता है किसी भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम, छोटी नाली ए उससे बड़ी नाली बी में डालेगी, बड़ी नाली बी नाली सी में डालेगी, सी डी में डालेगी, डी ई में डालेगी, वो नाले में डालेगा, नाला नदी में डालेगी, नदी समुद्र में डालेगा। किसी भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है। अब आपने पानी उठाया, पंप ने पानी ट्रांसमिट किया, उसने ड्रेन ए में डाल दिया। ड्रेन ए की डिसिल्टिंग हुई नहीं, क्लॉग्ड पड़ी है, कचरा जाम है, मिट्टी जाम है। उस ड्रेन ए ने पूरा का पानी रिवर्स फेंक दिया। ये सूचना 4-6 घंटे पंप चलने के बाद लगी, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सूचना का प्रवाह होगा, फिर ऊपर से लेके नीचे तक सूचना का प्रवाह होगा। जब तक ये सूचनाओं का प्रवाह चलेगा तब तक 4-6-8 घंटे गुजर चुके होंगे। ड्रेन ए फेल हो गई, और पाइप मंगाओ। अब इसके कनेक्शन ड्रेन बी तक करो। अब ड्रेन ए से ड्रेन बी तक कनेक्शन करने में फिर वो पाइप आए, फिर वो 4 बार फट रहे हैं। जैसे तैसे ऑपरेटर्स ने साइट पे सब लोगों ने मिलकर ड्रेन ए से ड्रेन बी तक कनेक्शन किया। अब पानी ड्रेन बी में जाना शुरू हुआ। उसने 2-3-4 किलोमीटर ट्रैवल किया। 4 किलोमीटर बाद फिर क्लॉगिंग मिल गई। 4 किलोमीटर तक उसमें पानी भर गया नाले में, ड्रेन बी में। जब 4 किलोमीटर तक पानी भरा और आगे उसको क्लॉगिंग मिल गई, फिर उसने वहां से पानी रिवर्स मारना चालू कर दिया। ये जो प्रोसेस है, ड्रेन ए, ड्रेन बी, ड्रेन सी, ठीक है, हम डीसिल्टिंग रातों रात नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पता लगा कि ड्रेन ए क्लॉग है, अगले ही क्षण में डीसिल्टिंग हो जाएगी। उसका प्रोसेस है और एक्टिविटीज टेक्स टाइम। टेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होगा, सारे काम होंगे। पर जब हम वॉर रूम की प्लानिंग कर रहे थे, पूरा एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की प्लानिंग कर रहे थे, तो जिस भी टीम ने प्लान किया था कि मुझे पानी उठा के यहाँ डालना है, तो उसको उसी समय वो देख लेना था कि मुझे ए में डालना है, बी में डालना है, या सी में डालना है, या डी में डालना है। ये प्लानिंग स्टेज का काम था। इसी को मैं बार बार प्रोएक्टिव अप्रोच बोल रहा हूं। अब आप समझो, जो ए में डला, फिर बी में डला, फिर सी में डला, इसमें कितना समय गया होगा। जितना समय गया वो ही समय है जो आपको मीडिया में दिखता है। अगर वो समय नहीं गया होता, इससे पहले कि मीडिया पहुंचता, उससे पहले तो वो अंडरपास खाली हो गया होता, और मीडिया वाले बोलते यार हमसे पहले तुमने खाली कर दिया। तो डी वाटरिंग, मुझे लगता है कि हमको रिएक्टिव अप्रोच से निकल के प्रोएक्टिव अप्रोच में जाना पड़ेगा, और कोई टेक्निकल अगर काम है तो उसको उसी टेक्निकल एक्यूमेंट से करना पड़ेगा। तो ये हम चौथे स्टेप पे पहुंच जाएंगे। 5वां स्टेप है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। 24 घंटे तो पंप चला के रख नहीं सकते हो, फ्यूल भी फूकेगा, एनर्जी भी लगेगी। अब आपको वेदर फोरकास्ट फॉलो करने पड़ेंगे। आज हमारे वेदर फोरकास्ट इतने स्ट्रांग है, जो शायद 4 साल 5 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज बहुत स्ट्रांग है। अगर 2 घंटे बाद बोला बारिश होगी, तो देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि बारिश होगी। जब आप क्लोजली इन चीजों को मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करते हो, तो आपको पता है कि हाँ बारिश होने वाली है, मेरी इस एक्स लोकेशन पर इंस्टॉलेशन है, आई हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल सो दैट ये पंप मेरा जरूरत के समय पर खड़ा हो, चालू हो। वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोएक्टिवनेस के बदले रिएक्टिवनेस है। जब जल भराव होगा, कॉलोनी से 500-400 फोन आएंगे, तब काम शुरू होगा। अपितु ये काम शुरू होना था वेदर फोरकास्ट पे। वेदर फोरकास्ट पे कुछ नहीं हुआ, काम शुरू हुआ जब कॉलोनी से 200-300 फोन बज गए। मीडिया के रिपोर्टर्स डीवाटरिंग पंप से पहले पहुंच जाते हैं। डीवाटरिंग पंप चालू होने से पहले मीडिया रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया वेदर फोरकास्ट को फॉलो कर रहा है और म्युनिसिपैलिटीज फॉलो नहीं कर रही है। तो आपको बहुत प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करना पड़ेगा अपने पंप्स का, कि हाँ मेरा जो पंप है मुझे किस समय पर चलाना है, किस समय पर नहीं चलाना है, और जब चलाना है वो चलाने की स्थिति में हो,
उनके प्रॉपर एसओपीज होने चाहिए। मैंने इंडिया से बाहर रशिया में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में देखा है, दुबई में देखा है, बारिश हो या ना हो, अगर हर 3 दिन में पंपिंग चेक होनी है तो होनी है। टैंकर का पानी आएगा, पंप चेक होगा कि हाँ पंप एज पर द डिजायर्ड कैपेसिटी चल रहा है। पंपिंग बारिश होने पर आके चेक नहीं होगी, पंपिंग तब चेक होगी जब बारिश नहीं हो रही है। तो अगर ये प्रोएक्टिवनेस, अगर हमारी रिएक्टिवनेस प्रोएक्टिवनेस में बदल जाएगी विद अ टाइमली प्लानिंग, टाइमली कंट्रोलिंग एंड टाइमली मॉनिटरिंग, आपको स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 विच इज अ वॉर रूम, जो कि बहुत स्ट्रांगली इस विषय का जानकार होने के कारण मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने दुनिया में देखा है एक मॉनसून पीरियड में, फ्लडिंग के दौरान, वाटर लॉगिंग के दौरान बड़े बड़े शहरों में वॉर रूम्स बन जाते हैं। वॉर रूम्स बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके पास हाईटेक कैमरास लगे होते हैं उन लोकेशंस पे, उनके पास हाईटेक सिस्टम मैकेनिज्म लगे होते हैं जो वाटर फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उसके बेसिस पे वॉर रूम डिसीजंस ले रहा होता है। तो जब वॉर रूम डिसीजन ले रहा होता है तो वो डिसीजन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस 99.9% करेक्ट होते हैं। जब एक जमीन पर आधा डूबा हुआ आदमी निर्णय ले रहा होता है तो वो 99% गलत होते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव काम कर रहा है, प्रोएक्टिव काम नहीं कर रहा। आप डूब गए, अब कुछ भी करो, पानी निकालो। अब जब ये अप्रोच आ जाती है ना स्मृति जी, कुछ भी करो पानी निकालो, तो कुछ भी होता है, बस पानी ही नहीं निकलता। और क्योंकि इस विषय से बहुत गहराई से जुड़ा हूं और बहुत बार शायद चीज़ों को सुधारने का समझ होते हुए भी चीज़ों को सुधार नहीं पाते, तो दर्द भी होता है कि चीज़ें सुधारी जा सकती है, उस रिएक्टिवनेस अप्रोच को प्रोएक्टिवनेस बदला जा सकता है, प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है, ड्रेनेज डिज़ाइन किया जा सकता है, पंपिंग सॉल्यूशंस सिलेक्ट किए जा सकते हैं, वॉर रूम क्रिएट करके इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन बीइंग एट अ इंडिविजुअल लेवल, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम देश में हुआ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। 2014-15 तक आप दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी शहर के पॉश एरिया तक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी दिल्ली के एक पॉश एरिया में रहता हूँ, हमारे शहरों में, हमारी कॉलोनीज़ में एक साइकिल रिक्शा आती थी और वो कूड़े उठाती थी। और पूरा का जो सिस्टम था वो माफिया ड्रिवन, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड था। वो कूड़ा कहाँ उठता है और वहीं गली के बाहर चौराहे पे डल जाता था, चौराहे के बाहर से कहीं जाता था, मतलब पूरा का पूरा एक अनऑर्गेनाइज्ड नेक्सस चलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन देश को दिया। और मतलब मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उनका कि उनका जो विजन था स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, आज देश के छोटे से छोटे नगर परिषद, नगर पालिका में आज ऑटोमेटेड गाड़ियां आती है कूड़ा उठाने। मतलब ये आप और हम, स्मृति जी, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी शहर के किसी भी छोटे से कस्बे में भी चले जाओ, आज ऑटोमेटेड गाड़ियां, हरा ढक्कन, नीला ढक्कन, गीला कचरा, सूखा कचरा। ये विजन था ना, जो आज जमीनी हकीकत बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिवॉटरिंग, वाटर लॉगिंग, फ्लड लाइक सिचुएशंस है, इसको एक बड़े विजन की ज़रूरत है। और आज आपने मौका दिया इस शो में आने का, मुझे लगता है कि कुछ रेलेवेंट लोगों तक ये शो पहुंचेगा और इस पर प्रोएक्टिवनेस अप्रोच के साथ काम शुरू होगा और बड़े विजन के साथ काम शुरू होगा कि यस, हमको देश के बड़े शहर जो आज अपने आप को दुनिया भर के बड़ी बड़ी एनालॉजी मिलेनियम सिटी और सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाने जाती है, वो वाकई वो सिटी ऑफ ड्रीम्स बने, वाकई वो मिलेनियम सिटी बने। उस प्रकार का एक विजन हो और उस विजन का इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से लेके नीचे तक ज़मीनी स्तर पर हो। और अगर मुझ जैसे एक तुच्छ व्यक्ति की ज़रूरत किसी को भी, किसी भी अथॉरिटी को किसी भी स्तर पर पड़ती है, तो मैं हमेशा इस कार्य के लिए अवेलेबल हूँ।
अंकित जी, आपने प्रोएक्टिवनेस की बात करी, आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, जो हम बात कर भी रहे थे। दुबई के बारे में आपने बात करी, तो ड्रेनेज सिस्टम दुबई का एक अब से 2024-2023 तक इतना सुदृढ़, इतना कैपेबल ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहाँ पे, जिसकी वजह से पिछले साल जो सिचुएशन खड़ी हुई दुबई के सामने, लेकिन उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये दिमाग में रखा गया कि ये सिचुएशन फिर से हो सकती है और फिर तैयारी क्या होगी। मौका एक ही बार होता है ना करेक्शन, कोर्स करेक्ट करने के लिए, बार-बार कोर्स करेक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम वो चुनौती है, फिर तो वो चुनौती ही बन गई है। ऐसे में आपने डी-वाटरिंग का जिस तरह से प्रोसेस समझाई, क्या आप थोड़ा और डिटेल में ये डी-वाटरिंग क्या प्रोसेस होती है? किस तरीके से इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं? आप समझाएँगे थोड़ा डिटेल में? अगर मैं स्मृति जी डी-वाटरिंग शब्द की बात करूँ, डी-वाटरिंग शब्द का मतलब है रिमूवल ऑफ अनवांटेड वाटर। अनवांटेड वाटर कहीं पर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट साइट पर हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, म्युनिसिपल एरियाज़ में हो सकता है। कहीं पर भी अनवांटेड वाटर है, जिस पानी की हमको ज़रूरत नहीं है, उसको उस जगह से हटा देना, उस प्रोसेस को डी-वाटरिंग प्रोसेस कहते हैं। डी-वाटरिंग प्रोसेस करने के लिए प्राइमरीली हमको पंपों की ज़रूरत रहती है, जो कि पंप्स जैसे मैंने कहा आइदर सबमर्सिबल हो सकते हैं, जो कि हम सीधा पानी के अंदर डाल सकते हैं, या सरफेस पंप्स हो सकते हैं, जिनको हम पानी के बाजू में एक एक प्लेटफ़ॉर्म बना के वहाँ पे रखते हैं, और उसका एक सक्शन लाइन होता है, जो कि पानी के अंदर जाता है, वो पानी को उठाता है, और एक डिलीवरी लाइन होता है, जो कि नियरेस्ट ड्रेन में जाता है, जहाँ पर भी हमको डिस्चार्ज करना है। इसी तरह जो सबमर्सिबल पंप होता है, उसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं, और उसका जो डिस्चार्ज लाइन होता है, वो नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट पे जाता है। तो जिस डिवॉटरिंग प्रोसेस में अगर मैं इसकी और गहराई में जाऊँ, 2-3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समझना। अदरवाइज़ आपने पंप भी सही सिलेक्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी भी सही सिलेक्ट कर ली, अगर आपने वो उन बारीकियों का ध्यान नहीं रखा, फिर भी आप फेल हो जाओगे। एक स्मार्ट ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल सॉल्यूशन, ये भी एक ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में इस प्रोसेस में ये सामने आती हैं। आप इनके बारे में भी बताइए। तो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू द वॉर रूम। वॉर रूम में आप अगर बैठे हो, तो कुछ तो सिस्टम होना पड़ेगा, स्मार्ट टेक्निकल सॉल्यूशन कुछ तो होना पड़ेगा कि आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन वॉर रूम में मिले। अब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो एक बड़ा जन सामान्य सा तरीका, हाँ, वहाँ पर साहब पानी भर गया, पानी निकालना है। फ़ोन आया लेवल ए को, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, फ़ोन पर सूचना का प्रवाह चल रहा है। फिर ऊपर से नीचे तक ठीक है, पंप स्टार्ट करो, पंप स्टार्ट करो, पंप स्टार्ट करो, पंप स्टार्ट करो, पंप स्टार्ट करो। तो इस सूचना प्रवाह में समय तो लगेगा। दूसरा एक तरीका आप बोल सकते हो कि मैं बहुत हाईटेक हूँ, मैंने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा सूचना का प्रवाह फास्ट हो गया है। तीसरा एक तरीका हो सकता है टेक, स्मार्ट। आपके पास ऐसे डिवाइसेस, ऐसे गैजेट्स, ऐसे कैमरास लोकेशन पर इंस्टॉल्ड है कि हाँ, उसने डिटेक्ट किया पानी भर गया, और उस डिटेक्शन का सिग्नल वॉर रूम में पहुंचा, और वॉर रूम नाउ सेंट्रली उसको कंट्रोल कर रहा है। कब चलाना है, कब बंद करना है, कब चलाना है, कब बंद करना है। एंड उसमें आप पूरा का पूरा 100% ऑटोमेशन कर सकते हो, with very little manual intervention for handling of the pumps and pipes. But operations, monitoring, 100% controlling, that can be automated. आपके पास वॉर रूम में बैठे सारी सूचनाएं आ सकती है। आज सारी चीजें उपलब्ध है। आपके पास सूचना आ सकती है कि मेरा पंप चालू हो गया कि नहीं हुआ, रनिंग स्टेटस। आपके पास सूचना आ सकती है कि मेरे पंप में कितना डीजल है। यू कैन गेट द रियल टाइम फ्यूल स्टेटस। आपके पंप में ये सूचना आ सकती है कि मेरा फ्यूल कितना कंज्यूम कर रहा है। अ, मुझे पता नहीं शो में कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बार हमारे यहाँ पर साइटों पे फ्यूल चोरी होने की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज 100 लीटर फ्यूल ऊपर से इशू हुआ, 100 लीटर फ्यूल पंप के अंदर भरा,
लेकिन जब पंप को ऑपरेट करना था तो उसमें 10 ही लीटर फ्यूल बचा, 90 लीटर स्वाहा। तो अगर फ्यूल थेफ्ट एक समस्या है और अगर मेरा इंटरेस्ट उस थेफ्ट में नहीं है, तो मुझे वो थेफ्ट रोकनी है। मैं वॉर रूम से, कंट्रोल रूम से, मेरे पास आज वो सेंसर्स अवेलेबल है कि मैं पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे पंप से कोई एक बूंद भी तेल चुरा ना पाए। तो वो हमको स्मार्ट सॉल्यूशंस से मिल सकता है। मेरे सारे के सारे सर्विस अलर्ट्स, आज मेरे पंप को चलते हुए 200 घंटे हो गए, 400 घंटे भी हो गए, मेरे पंप के इंजन के फिल्टर्स चेंज होने हैं, फ्यूल फिल्टर्स चेंज होने हैं, जो भी होना है, मेरे पास एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि मेरा पंप मुझे सिग्नल भेज रहा है कि हाँ जी, मुझे चलते हुए 200 घंटे हो गए, अब मुझ में ये चीज़ें चेंज कर दो। वो स्मार्ट है। मैं अपने ऑपरेटर के फ़ोन करने का वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन वो फ़ोन करेगा उस दिन पंप ब्रेक डाउन हो चुका होगा। जो उसको टाइमली सर्विसेज होनी थी, आज स्मृति जी आपकी मेरी गाड़ी हमको धोखा इसलिए नहीं देती क्योंकि हम 10,000 15,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विस करा लेते हैं। एज़ अ ओनर या एज़ अ ड्राइवर अगर कोई उसको मेंटेन कर रहा है तो उसकी नज़र हमेशा उसके मीटर रीडिंग पर रहती है कि इतना माइलेज हो गया और मुझे सर्विस सेंटर जाना है। अदरवाइज़ सर्विस सेंटर वाले भी ट्रैक कर रहे होते, वो आपको कॉल कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी का समय हो गया। पंपों को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। कोई नहीं देख रहा कि उस बेचारे पंप को, मैं तो उस पंप की दयनीय स्थिति समझ रहा हूँ या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस पंप से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तुझे सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन वो फेल हो जाएगा, उस दिन पूरा दोषारोपण पंप के ऊपर हो जाएगा कि पंप फेल हो गया इसलिए पानी नहीं निकल रहा। ऊपर से नीचे तक सूचना का प्रवाह हो जाएगा, पंप फेल हो गया। पंप फेल नहीं हो गया, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उस पंप को फेल किया गया क्योंकि आपको सर्विस करनी थी। आपने उस पंप को सर्विस नहीं किया। अब ये स्मार्ट सॉल्यूशंस अगर मैंने साइट पे लगा दिए और उसको वॉर रूम से कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग कर लिया, मैंने ऐसे-ऐसे कैमरास अवेलेबल है जो आप दूर लोकेशन पे लगाओगे और आपको पानी का लेवल देखने को मिल जाएगा कि यस, अगर मेरा पानी का लेवल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन योर नीड्स, आप पंप 1, पंप 2, पंप 3 स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट कैन बी एज आई सेड 100% ऑटोमेटेड। वहाँ पर लेवल सेंसर्स लगाए जा सकते हैं, फ्लोट सेंसर्स लगाए जा सकते हैं, लेवल कंट्रोलर्स लगाए जा सकते हैं। मतलब सब कुछ एक वॉर रूम से कंट्रोल किया जा सकता है अगर आपने प्रॉपरली स्मार्ट सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया है। मगर अगर ये डी वाटरिंग पम्प्स इतना अगर बेहतरीन सॉल्यूशन है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इनका ज़्यादा यूसेज बढ़ा रही है? मुझे ऐसा लगता है स्मृति जी, पूरा दोष गवर्नमेंट को या म्युनिसिपैलिटी को देना भी ठीक नहीं होगा। पूरा मतलब आंशिक ज़िम्मेदारी उनकी हो सकती है, लेकिन डी वाटरिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, एज़ अ सब्जेक्ट इट इज़ नॉट डिस्कस्ड यूनिवर्सली। वो सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर वो सब्जेक्ट बने, उसकी ज़रूरत समझे कोई व्यक्ति, तो उसके सॉल्यूशन पर, उसके इंटीग्रेशन पे, वॉर रूम क्रिएशन पे बातें शुरू हो। और नहीं क्रिएट हुआ, शायद हमारे जैसे लोगों की भी गलती है कि आज तक इस विषय की गंभीरता को, अगर हमको कुछ समझ बन गई अपने होलिस्टिक व्यू से पूरी दुनिया में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमको भी ये बात जिन मंचों तक पहुँचानी चाहिए थी, शायद हम भी नहीं पहुँचा पाए। तो मुझे लगता है कि कुछ ज्ञान, कुछ जानकारियों का अनभिज्ञ होना, उनके पास भी शायद इतनी समझ ना होना, हमारे जैसे लोगों का इस सॉल्यूशन के साथ उन तक उनको अप्रोच ना करना या उन तक ना पहुंचना, इस पूरी समस्या का एक बड़ा कारण है कि सॉल्यूशंस होते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल लेवल पे ये मौका मिले कि इस प्रॉब्लम को कम से कम कर दिया जाए, तो ऐसा क्या चेंजेस होंगे? क्योंकि प्लानिंग की बात हो गई, आपने डिवॉटरिंग पंप्स के बारे में डिटेल में बात करी, स्मार्ट ऐप्स के बारे में आपने बात करी। लेकिन अगर आपको पर्सनली अगर ये मौका मिलता है कि इस सॉल्यूशन को कम से कम कर दिया जाए, तो आप इसको कैसे प्लान करेंगे? देखिए ऐसा है स्मृति जी, मैंने कहा एक चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, बट यस, शुरुआत तो एक ही व्यक्ति से होती है।
मैं वो शुरुआत करने के लिए, वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे स्तर पर मुझे जैसे भी मुझे जो भी ज़िम्मेदारी मिले, जो भी काम करने का आदेश मिले, विद माय एक्सपर्टीज़, विद माय नॉलेज, मैं 100% उस नॉलेज को, उस ज्ञान को ज़मीनी स्तर पर उतारना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि एक 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 भारतीय होने के नाते, एक एक प्राउड इंडियन होने के नाते ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है, और मैं उस नैतिक ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा सकता हूँ, उस ज़िम्मेदारी को निभा सकता हूँ। और यस, उसमें करने की बस वही ज़रूरत है, स्टेप 1 से स्टेप 5 और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल। वो करेंगे विद प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज़, विद प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देम, ताकि वो हमको हिस्टोरिकल डेटा मुहैया कराए, वो हमको बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करके दे। हम इसको, मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसी टीम है, एक बहुत सुलझी हुई टीम विद हैविंग अ हाई नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डिस्क्रीटा। हम इस काम को कर सकते हैं और बड़ी बखूबी कर सकते हैं, और बड़े छोटे-छोटे स्तर से मुझे लगता है शुरू करना चाहिए, अ, और इस काम को ज़मीन पर उतारा जा सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। टेक्निकल अवेयरनेस आपको कितना बड़ा कंसर्न लगती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़, म्युनिसिपैलिटीज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स टेक्नोलॉजी को समझने और अडॉप्ट करने में कंपैरेटिवली थोड़ा उनका लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग स्लो है। तो टेक्निकल अवेयरनेस को कैसे टैकल करेंगे? टेक्निकल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम लोगों ने इतनी चर्चा करी, और आपको भी अब इस विषय की गंभीरता समझ में आ गई होगी। अगर हम ये विषय इसी गंभीरता से, अ, अगर ये प्रॉब्लम है, ये इसके इम्पैक्ट है, ये इसके प्रपोज सॉल्यूशंस है, ये आज इसके इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशंस है, और दिस इज़ द इंटीग्रेशन। अगर हम ये पूरी चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति तैयार है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, हर व्यक्ति तैयार है इसको समझने के लिए। आज टेक्नोलॉजी उतनी बड़ी बाधा नहीं है, जितनी बड़ी बाधा शायद 10 साल पहले होती थी। मेरे फ़ादर आज 70 की एज में फ़ेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। तो आज उतनी बड़ी बाधा नहीं है, और आज कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर या अथॉरिटीज़ लेवल पर सबको सब कुछ समझ में आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब व्यक्ति सब कुछ देखता है, दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक इंडिया का व्यक्ति इंडिया में, मतलब मैं एक 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 और राज्य का बिना नाम लिए बात करता हूँ, जो कि भारत में लिटरेसी रेट पे सबसे ऊपर है, और उस राज्य के व्यक्ति पूरे के पूरे एक रीजन को, मिडल ईस्ट रीजन को ड्राइव करते हैं विद देयर ब्रेन। इतनी बुद्धिमत्ता है, इतना सामर्थ्य है उनमें। तो जब वो व्यक्ति एक भारत से बाहर जाके पूरे के पूरे रीजन की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं, उनका शहर डूबा पड़ा है। मैं डिवॉटरिंग की ही बात कर रहा हूँ। उस राज्य के व्यक्ति उस रीजन में जाके डिवॉटरिंग के सब सुपर एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनके घर डूब जाते हैं उनके राज्य में। तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, समझ तो है, लेकिन एक मूवी आई थी स्वदेश, करे कौन? भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो वो जो पहला ध्वज उठाने वाला चाहिए, पहला झंडा उठाने वाला चाहिए, उस व्यक्ति की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। और मैं जैसे पहले भी कहा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, स्वच्छ भारत मिशन में जो काम हुआ देश के अंदर, वो दुनिया के हर पटल पे आज उसकी बहुत तारीफ़ है। जिस प्रकार से हम लोगों ने एक-एक गाँव को उस गार्बेज कलेक्शन से जोड़ दिया, और उस गार्बेज का क्या होना है, कैसे डिकम्पोज़ होना है, कहाँ जाना है, मतलब छोटे से लेके ऊपर तक उसका लास्ट पॉइंट तक आपने सोचा कि मुझे उस गार्बेज का करना क्या है। तो आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट ज़ेड तक पूरा सोचना पड़ेगा। आप केवल सोच लो कि मुझे कूड़ा उठाना है, चलो ठीक है, कूड़े की गाड़ियाँ लगा दी ऑटोमेटेड। अब कूड़ा उठा के डालूँगा कहाँ? मुझे यहाँ गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स के बाद डिकम्पोज़िशन पॉइंट्स बनाने पड़े। डिकम्पोज़िशन पॉइंट्स के बाद जो फ्यूल जनरेट हो रहा है, जो आज बायोफ्यूल जनरेट हो रहा है, उस बायोफ्यूल को कंज़्यूम कहाँ करना है, वो पॉइंट्स क्रिएट करने पड़े। तो अगेन,
आपको चीज़ें एंड टू एंड सोचनी पड़ेगी। आज आप टुकड़ों में सोच रहे हो, टुकड़ों में सोचते हो तो ए तो सोच लिया, बी पे फँस गए, बी निकाल लिए जैसे-तैसे, सी पे फँस गए, सी निकाल लिए जैसे-तैसे, डी पे फँस गए। तो हम कहीं न कहीं फँस जा रहे हैं क्योंकि हम ए टू ज़ेड नहीं सोच रहे। और शुरुआत तो देखो ए से ही करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे लगता है कि भारत और भारत की यंग जनरेशन तैयार है। अगर मौका मिले तो हम ए से ज़ेड तक की जर्नी बहुत कम समय में कर सकते हैं। डी वाटरिंग सॉल्यूशंस में क्या कुछ नया होता हुआ देख रहे हैं फ्यूचर में आने वाले? फ्यूचर में जैसे मैंने आपको कहा स्मृति जी, आज जो ये 5 स्टेप थ्योरी है, इसको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा सबसे पहले, जिससे हम चीज़ों को एक लेवल तक फिक्स कर देंगे। अब एक लेवल तक फिक्स होने के बाद जब आपको उनके परमानेंट सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशंस बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। रातों-रात परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। आज आपके शहरों के, आपने दुबई की बात करी, दुबई ने पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम रिवैम्प किया और मुझे लग रहा है लगभग सवा साल या 1.5 साल हुआ है उस फ्लड लाइक सिचुएशन को। लगभग 70-80% उनका पूरा ड्रेनेज सिस्टम रिवैम्प हो चुका है। तो आपको अपने ड्रेनेज सिस्टम को रिवैम्प करते हुए आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बिग पंपिंग स्टेशंस। उन आइडेंटिफिकेशन को फिर आपको परमानेंट वॉर रूम्स क्रिएट करके, जो हमने बात करी वो टेम्पररी वॉर रूम्स थे ड्यूरिंग मॉनसून, परमानेंट वॉर रूम्स क्रिएट करते हुए आपको वहाँ पर ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वही हमारा सपनों का भारत है, हमारे सपनों का शहर है, वही हमारी ड्रीम सिटी है। आप यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि यंग जो वर्कफोर्स है देश की रेडी है इस एरिया में अपना काम करने के लिए एज करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आप यंगस्टर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत डायनेमिक है इस वक्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भारत। तो अगर आप इसको एज अ करियर ऑप्शन सजेस्ट करना चाहेंगे तो आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? यस, बहुत ज़रूरत है अ, इस पूरे के पूरे सिस्टम्स को एक्चुअल में न्यू थॉट प्रोसेस की और नई सोच की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी सोच है वो शायद सैचुरेट कर चुकी है और इस प्रोसेस के जितने समाधान उनके पास थे वो निकाल कर थक चुकी है। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना स्मृति जी, ये मेरे 10-12-13 वर्षों का अनुभव है और मुझे लगता है कि इसमें जब नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे इस सेक्टर में, इस लाइन में नई जनरेशन आएगी विद न्यू थॉट प्रोसेसेस, हो सकता है जो आज समाधान हम बातें कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद फिर हम जब दोबारा बैठे हो, हम 9th-10th जनरेशन पे पहुंच चुके हो, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें इनोवेट कर चुके हो। तो जिस प्रकार आज फिनटेक में, एड्यूटेक में, आईटी में एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में हमारे यंग जनरेशन्स ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मुझे लगता है डी वाटरिंग टेक को भी अब उस यंग माइंड की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, जो आए इस विषय को एंड टू एंड सोचे। और मुझे पूरा विश्वास है भारत के सामर्थ्य में और भारत के युवा के सामर्थ्य में कि उसकी सोचने की शक्ति, बिकॉज ये वो समस्या है स्मृति जी, जिससे एक 5 वर्ष से लेके एक 80 वर्ष का वृद्ध हर आदमी जूझ रहा है। हर व्यक्ति ने उस समस्या को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। तो जिस समस्या को बहुत नज़दीक से आपने देखा हुआ होता है ना, तो उसकी समस्या के समाधान बहुत बार आप चलते-चलते भी निकाल रहे होते हैं। तो जब वो सारे यंग जनरेशन आएँगे और न्यू थॉट प्रोसेस आएगा, मुझे लगता है कि इंडिया और भारत इस पूरे विषय में लीड कर सकता है दुनिया में। और समस्या का समाधान उन्हीं लोगों के पास होता है, जिनके पास समस्याएँ होती हैं, जिन्होंने समस्याओं को अनुभव किया हुआ होता है। और
हमारे पास आज वो समस्याएँ हैं और हम उस समस्या को रोज़ अनुभव कर रहे हैं, तो समस्याओं के समाधान हमसे बेहतर कोई नहीं निकाल सकता। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं अंकित जी, बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जिन पर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं जब से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी उस विकसित भारत को बनाने में। और जब तक देश की जो अर्थव्यवस्था में एक बहुत सुदृढ़ रोल प्ले करने वाला, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सुदृढ़ नहीं होगा, वो इन प्लेस नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फ़ोकस नहीं किया जा सकता। तो नींव स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। अब आप बारिश को तो रोकेंगे नहीं, ये तो सर्कल है, ये तो साइकिल है, वो तो कंटिन्यूअस है, वो तो रहेगा। लेकिन आपकी तैयारी मॉनसून को, जैसे हम फसलों की तैयारी करते हैं, जैसे हम अपने खाने-पीने की तैयारी करते हैं, तो वैसे मॉनसून में किस तरीके से देश की सड़कों की तैयारी होगी, वाटर लॉगिंग से किस तरीके से किस तरीके से बेटर तरीके से उसको हम फाइट कर सकते हैं, वो एक अहम रोल प्ले करेगा। और विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए आई थिंक ये एक अहम फैक्टर है कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, जो हर साल कंटिन्यूअसली फेस करनी पड़ रही है, इसका कोई एक स्टेबल सॉल्यूशन निकाला जाए। अंकित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कई इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हैं, लेकिन उनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उन सॉल्यूशंस पर हमसे बात करने के लिए। और डी वाटरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए नया होगा, और उसको आपने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में समझाया। उसके प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं, प्रोज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद स्मृति जी, मुझे ये मौका देने के लिए और डी-वाटरिंग का विषय आपके दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी अंत में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूँगा। आपने जब विकसित भारत की बात करी, तो विकसित भारत मीन्स ब्रांड इंडिया। मैं एक सेमिनार में था, हमारे नीति आयोग के चेयरमैन साहब वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने बड़ा अच्छा विषय दिया कि अब हमको ब्रांड इंडिया बनाने की ज़रूरत है। इंडिया ब्रांड कब बनेगा? जब इंडिया का एक-एक शहर ब्रांड बनेगा। मुंबई अपने आप में ब्रांड बनेगा, बैंगलोर अपने आप में ब्रांड बनेगा, गुड़गाँव अपने आप में ब्रांड बनेगा, दिल्ली ब्रांड बनेगा, कलकत्ता ब्रांड बनेगा। तो हमको एक-एक शहर से इस शुरुआत को करने की ज़रूरत है। और 2047 बहुत दूर नहीं है, आज केवल 22 वर्ष है 2047 में, और काम करने को बहुत कुछ है। और हमको ब्रांड इंडिया क्रिएट करना है, हमको विकसित भारत क्रिएट करना है। ये लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, हमारा भी है, सबका है। और उस लक्ष्य को पूरा करने में जितना भी यथासंभव होगा, हम उस यज्ञ में अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।